आज की क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। उस क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता, हर एक मेजरमेंट में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं, और किस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखा जाए, किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से घटाया जाए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हैं, उनको कैसे घटाया जाए, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसी बातें हम लोगों ने सीखी थी। आज फिर से उसको आगे बढ़ाने का वक्त है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। मेरे ख्याल से फिजिक्स एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लोग एरर्स के बारे में पढ़ते हैं, गलतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एरर्स क्या है। एरर का मतलब है कि डेविएशन, मतलब है कि अंतर होना, डेविएशन फ्रॉम ए करेक्ट मेजरमेंट। एक सही मेजरमेंट से जब हम डेविएट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम एरर कर रहे हैं। डेविएशन फ्रॉम ए करेक्ट मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। तो सवाल है कि करेक्ट मेजरमेंट ये क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि मेजरमेंट तो कभी करेक्ट होते ही नहीं है। जब करेक्ट मेजरमेंट आपको पता ही नहीं है तब आप कैसे एरर कर सकेंगे। इस संबंध में हमें इस चीज को रिजोल्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से हम लोग इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब आगे हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि करेक्ट मेजरमेंट क्या है। अब ध्यान दीजिए, इस संबंध में हम लोग एक साधारण सा एग्जांपल लेंगे। गॉस, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे। गॉस ने एक नियम दिया था, ये आपके सिलेबस में नहीं है परंतु सीखने के लिए आप इस चीज को समझें। गॉस ने एक नियम दिया था जिसका नाम था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप चीजों को समझेंगे तो ज्यादा गहराई से आपको समझ में आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए उसका एक हिस्सा समझना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक काफी डीप कंसेप्ट है। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पास कुछ चने हैं, ये चने हैं, चना, चने के दाने बहुत ज्यादा संख्या में हैं। मान लीजिए कि आपके पास चने के 2 लाख दाने हैं। ये सीक्रेट है, ये किसी को नहीं मालूम है। अब मैं कहता हूं एक लड़के को कि तुम चने के दानों को गिनो, तो गिनेगा, गिनने से कुछ ना कुछ गलती करेगा। फिर दूसरे लड़के को कहा कि तुम भी गिनो, हो सकता है वो भी गलती करे, क्योंकि नियम कहता है कि आप करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब दाने गिनेंगे तो गलती होगी। कुछ लोग थोड़ा कम गिन देंगे, कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा गिन देंगे। 1 लाख 2 लाख दाने हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1,99,999 गिन देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2,01,000 गिन देंगे। इसी जगह पर गॉस का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काम करता है। गॉस कहता है कि जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो छोटी छोटी गलतियां, स्मॉल मिस्टेक्स आर ऑफन, अक्सर छोटी गलतियां होती हैं। मतलब बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग होंगे जो इसको 1,99,999 गिन देंगे। बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग होंगे जो 2,01,000 गिन देंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्या होगी। लेकिन 2 की गलती करना मतलब 1,99,998 गिनने वाले लोग थोड़े कम होंगे। उसी तरह से 2,02,000 गिनने वाले लोग भी थोड़े से कम होंगे। उस तरह से 5 चनों का मिस्टेक करने वाले लोग और कम होंगे, 10 चनों का मिस्टेक करने वाले और कम होंगे, 100 चनों का मिस्टेक करने वाले और कम होंगे। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा बड़ी गलती है वो उतनी ही रेयरली होती है, और जितनी छोटी छोटी गलतियां हैं वो उतनी ही ज्यादा होती है। सो हम लोग लिख सकते हैं बिग मिस्टेक्स आर रेयर। बड़ी मिस्टेक्स नहीं होते। तो अगर हम एक ग्राफ खींचे इसमें, आप ध्यान दीजिए, तो यहां पे है गलती
अब देखिए, जैसे ये छोटी गलती है, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये घंटी के शेप का ग्राफ आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं एक बड़ी गलती है, देखिए ये इधर साइड में एरर है, मतलब इसको कह सकते हैं आप जीरो मिस्टेक। और जैसे जैसे गलती बड़ी हो रही है उसको करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। इधर भी थोड़ा बढ़ा के देखें और थोड़ा घटा के भी देखें, तो इधर भी आप अगर देखें तो आप देखेंगे कि जब मिस्टेक बढ़ रहा है, गलती बढ़ रही है, गलती का अमाउंट बढ़ रहा है, तो उसको करने वाले लोगों का संख्या घट रही है। इधर साइड में भी मिस्टेक ज्यादा बड़ी है, तो इधर भी ऐसा अगर करते हैं तो लोगों की संख्या घट रही है। ये जो घंटे के जैसा ग्राफ है, इस ग्राफ से हम एक चीज का पता लगा सकते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा संख्या में रीडिंग्स लें, आप एक एग्जांपल के तौर पर इस चीज को समझ लें ठीक से। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए, अगर एक छोटा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि 100 चने हैं, चलिए सिंपल कर दिया, 100 चने हैं। पहला आदमी हो सकता है कि 99 चने गिन ले, एक का एरर किया, तो कहीं ना कहीं कोई और एक आदमी होगा जो कि इसको 101 गिन देगा। हो सकता है कि अगला आदमी जो है तीसरा, वो भी 99 गिन दे। चौथा आदमी हो सकता है फिर 101 गिन दे। पांचवा आदमी, क्योंकि 99 बहुत छोटा एरर है इसलिए बार बार होगा 99, फिर छठा आदमी हो सकता है 101 गिन दे। आप देख सकते हैं 99 कई लोगों ने गिने, 101 कई लोगों ने गिने। मान लीजिए सातवां आदमी 98 गिन देता है, ये थोड़ा बड़ा एरर है। और आठवां आदमी तब उसी प्रकार से मान लीजिए 102 गिन देता है। ये जो चीज है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जब आप बड़ी संख्या में रीडिंग लेंगे तो इनका औसत यानी एवरेज आप देखेंगे 100 आएगा। इसका मतलब कि गॉस के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के मुताबिक अगर हम किसी भी मेजरमेंट को बार बार लेते हैं तो उसके एवरेज के सही रीडिंग पर जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसलिए आपके टीचर्स ने कई बार आपको कहा होगा लेबोरेटरी के अंदर में कि रीडिंग्स कई बार लें। वो गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। सही रीडिंग वही है जो बहुत सारी रीडिंग को एवरेज करने से मिलती है। सही रीडिंग वो नहीं है जो आप ज्यादा दिमाग लगा करके और ज्यादा मेहनत करके पाते हैं, नहीं, वह सही रीडिंग नहीं होती है। सही रीडिंग वो है जो लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स के एवरेज लेने से मिलती है, वो हुई सही रीडिंग। अब उस सही रीडिंग से जो डेविएशन करेंगे वह कहा जाएगा एरर। तो चलिए, अब हम चूंकि कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं इसलिए हम लोग इसको लिख लें। करेक्ट मेजरमेंट क्या है? करेक्ट मेजरमेंट है द एवरेज या द मीन, एवरेज और मीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लीजिए, उसका एवरेज कीजिए, वो ही करेक्ट मेजरमेंट होता है। तो मान लीजिए कि रीडिंग्स हैं x1, x2, x3, x4 डॉट 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 x10 और भी ज्यादा होनी चाहिए। इतनी सारी रीडिंग्स हैं, इन सभी रीडिंग्स का जो एवरेज होगा उसको हम लिखते हैं x। आप इसको xi कह सकते हैं और उसके ऊपर एक ऐसे करके आप सिंबल दे सकते हैं, इसको हम लोग मीन कह सकते हैं। इसको कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ x, यही करेक्ट रीडिंग है। तो अब आप देख सकते हैं ये करेक्ट रीडिंग तो है ये। अब ये वाली जो रीडिंग है ये तो x1 है, तो इतनी तो है नहीं, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा xi माइनस x1 का मॉड, मॉड का मतलब है कि आप इसमें से घटा लीजिए चाहे इसमें से घटा लीजिए, जो बड़ा हो उसमें से घटा लीजिए। जो डिफरेंस है ये एरर है किसका? x1 का।
तो ये x1 में होने वाली गलती है, क्योंकि ये है करेक्ट मेजरमेंट और ये है x1, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये होगा एरर। किसका? x1 का। इस एरर को हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा x1। डेल्टा का मतलब है डेविएशन, डेल्टा का मतलब है एरर, तो डेल्टा x1 इज द एरर इन x1। उसी तरह से जब आप x2 को देखेंगे तो फिर से मीन ले लीजिए और मीन में से फिर से x2 को घटा दीजिए अब की बार, तो आप देखेंगे कि अब की बार डेल्टा x2 मिल जाएगा। उसी तरह से आपको डेल्टा x3 मिल जाएगा, डेल्टा x10 भी मिल जाएगा। और तो ये जो चीजें आपने बनाई ये क्या है? ये एरर्स हैं। और अब आप इन एरर्स का भी एवरेज लेंगे तो इसको कहेंगे हम मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप जैसे 11वीं क्लास में आप सबों ने 10वीं क्लास पास की है, तो जब पहली बार 10वीं का बच्चा जब 11वीं में पढ़ने आता है तो ये अजीब अजीब चीजें उसके सामने आती हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि ये पहली बार ये मैथमेटिकल चीजें आपके सामने आ रही हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी हैं। हम लोग उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए कि हमने एक स्केल लिया और उस स्केल से हम पेन का लेंथ नापे, कलम की लंबाई। पहली रीडिंग आई जिसको कि आप L1 कह सकते हैं, पहली रीडिंग किसी एक आदमी ने की होगी, पहली रीडिंग L1 है जिसको हम कह देंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। दूसरी रीडिंग आई 2.4 सेंटीमीटर, तीसरी रीडिंग आई फिर से 2.4 सेंटीमीटर, चौथी रीडिंग आई फिर से 2.6 सेंटीमीटर, पांचवी रीडिंग आई 2.6 सेंटीमीटर, छठी रीडिंग आई 2.7 सेंटीमीटर, सातवीं रीडिंग आई 2.3 सेंटीमीटर। हम देख सकते हैं कि हमने 7 बार रीडिंग ली और ये 7 बार आया। तो कौन सा एक्यूरेट है इसमें से ये नहीं मालूम। एक्यूरेट इनका मीन होता है, इसलिए एल मीन ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। एल मीन बराबर होगा इन सब का एवरेज, दिस इन सबको जोड़ दें, जोड़ करके आप 7 से डिवाइड लगा दें, उसका मीन जब आप निकालेंगे तो वो 2.5 के आसपास आएगा। तो मुझे लगता है मैंने उस तरह से चुना ही है कि 2.5 आएगा। तो ये मीन वैल्यू आया 2.5 सेंटीमीटर, मतलब करेक्ट मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे आइए, जब करेक्ट मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर है तो ये तो सब गलत है। आइए जरा एरर्स निकालते हैं, कितने एरर हुए। तो यहाँ का एरर हुआ, इसमें से इसको घटा के देखिए 0.0। इसमें से L2 में देखिए L2 का एरर कितना निकला, तो यहाँ पे अंतर है भाई, ये तो 0.1 सेंटीमीटर निकला, यहाँ पे भी 0.1 सेंटीमीटर निकला, यहाँ पे भी 0.1 सेंटीमीटर ही निकला, क्योंकि देखिए ये 2.6 है, 2.5 में फिर से डिफरेंस लेना है। यहाँ पे भी 0.1 सेंटीमीटर ही निकला, यहाँ पर 3 4 ये 4 है, ये 5 है, ध्यान दीजिए। डेल्टा L6 होगा, ये 0.2 सेंटीमीटर होगा क्योंकि 2.7 है, 2.5 है, और डेल्टा L7 जो है वो भी फिर से 0.2 सेंटीमीटर होगा। ये रही आपकी एरर्स। अब हम उन एरर्स का भी मीन निकाल रहे हैं। औसत गलती कितनी हुई, एवरेज मीन एरर कितना हुआ। जब आप इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर इसको आप मीन करेंगे तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 0.8 सेंटीमीटर by 7। आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो आएंगे 0.1, हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर करीब करीब आएगा, मान लीजिए। तो ये एरर है और ये है वैल्यू। आप ठीक से ध्यान दें, जरा सा ग्रामर यहाँ पे समझे। ये जो इतनी बार लेंथ नापी गई उसका मीन लेंथ कितना है, और इतनी बार एरर हुई तो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर इतना है। इसलिए रीडिंग हुई, रीडिंग को कितना लिखा जाएगा, साइंस के हिसाब से रीडिंग को लिखेंगे
2.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर। ये ऐसे इस तरह से साइंस में लिखा जाता है। मतलब 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन 0.12 सेंटीमीटर कम ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो रीडिंग है ये 2.62 सेंटीमीटर एंड 2.38 सेंटीमीटर के बीच कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि हमने गलती की, लेकिन गलती करने से हमने अपने ये जो डेटा है उस डेटा का जो उसमें जो वेरिएशन आया है हम उसको तय कर पा रहे हैं कि 2.62 से लेकर 2.38 सेंटीमीटर के बीच में ये ओवरऑल रहेगा, और ये लिखने का तरीका। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप एवरेज करते हैं, तो एवरेज करने का मतलब ये नहीं कि एवरेज करके लिख दिया, नहीं। एवरेज करने के बाद आप एवरेज वैल्यू निकालें, और तब एरर्स को भी निकालें, और तब एरर्स का भी एवरेज निकालें, और तब क्वांटिटी प्लस माइनस एरर करके आप आंसर देंगे। यानी कि आप हमेशा अपना आंसर देंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। ये रहा मीन वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस मीन वैल्यू ऑफ एरर्स। मीन ऑफ x और ये रहा मीन ऑफ एरर्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सीखा कि कभी भी जब हम एवरेज लेंगे किसी भी चीज का, तो हमारे सामने इस तरह से लिखा है x प्लस माइनस डेल्टा x। ये रीडिंग होगी, यही रीडिंग है। ऐसी रीडिंग जब भी आपको मिले, इसका साफ मतलब है कि एवरेज किया गया है। कई बार रीडिंग ली गई है, उससे x निकाला गया, x का मीन लिया गया, और मीन लेने के बाद हर बार एरर निकाला गया, और तब एरर्स का भी मीन लिया गया। ये इस तरह से चलता है। ध्यान दीजिए कि इसको कहते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। कभी कभी हम डेल्टा x बाई x भी लेते हैं, एरर बाई मीन वैल्यू। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। टर्म्स है रिलेटिव एरर। लेकिन अगर डेल्टा x बाई x करके इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 100 को इसे मल्टीप्लाई कर दें और परसेंट बचा रहे, तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ये छोटे छोटे जो एरर्स निकाले गए हैं ये है एरर्स, ये जो निकाला गया है ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर उसको सजा के लिख दिया गया है क्वांटिटी, यानी कि मीन वैल्यू प्लस मीन एरर को लिख दिया गया है। फिर मीन एरर जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, उससे थोड़ा सा अगर इसका फ्रैक्शन लें तो डेल्टा x बाई x, उसको आप रिलेटिव एरर कर सकते हैं। डेल्टा x बाई x इनटू 100% को आप परसेंटेज एरर भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत तरह की क्वांटिटीज हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे, और एग्जांपल लेकर के हम लोग तय करते हैं किस प्रकार से क्वांटिटीज निकालें। जैसे मान लीजिए कि अ पेन was measured, length of a pen was measured by Ram Lakhan। ध्यान दीजिए क्योंकि कंसेप्ट लेने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए सीधा 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 केस लेते हैं। राम ने नापा पहली बार में L1 4.2 सेंटीमीटर, दूसरी बार में L2 नापा 4.3 सेंटीमीटर, और तीसरी बार में L3 नापा 4.4 सेंटीमीटर। ये 3 बार राम ने। तो राम का एरर बताइए क्या हुआ भाई। तो ठीक है, लखन का बाद में बात करते हैं। इसको हमने देखा तो भाई L का मीन वैल्यू आया 4.2, 4.3, 4.4, इन तीनों को जोड़ के आप 3 से भाग लगाएंगे तो मीन होगा इनका 4.3 सेंटीमीटर। ये आपका मीन वैल्यू रहा। अब जरा एरर्स को भी देख लें। एरर्स को देखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा 4.2, ये एरर लिख रहा हूं मैं।
4.2 है या 4.3 है तो 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.0 सेंटीमीटर 0.0 और यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का अगर आप मीन करेंगे तो आएगा 0.1 0.1 2 हो गया, 0.2 हो गया, उसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 0.067 सेंटीमीटर के आसपास, यानी आपका वैल्यू हुआ 4.3 प्लस माइनस 0.067 सेंटीमीटर। ये राम के द्वारा लिया गया मेजरमेंट। परसेंटेज एरर भी देख लें जरा राम का परसेंटेज एरर है 0.067 बाय 4.3 इंटू 100%। जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 6.7 बाय 4.3, ये करीब करीब 1.4% के आसपास है। आप ठीक से देख सकते हैं 1.5% का एरर राम ने किया। ठीक है, ठीक, 1.5% का करीब। अब लखन पे आते हैं, जरा लखन को भी देख लें। लखन ने जो रीडिंग ली है, आप ध्यान दीजिएगा, लखन ने जो रीडिंग ली है तो मान लीजिए पहला वैल्यू लखन का है 4.6 सेंटीमीटर, दूसरा वैल्यू लखन ने लिया 4.3 सेंटीमीटर और तीसरा वैल्यू लिया 4.0 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऐसा लखन ने किया। तो अगर हम लखन की रीडिंग को देखते हैं तो लखन का मीन वैल्यू आता है, फिर से मीन 4.3 सेंटीमीटर ही आ रहा है। मैंने इस तरह से चुना ही है कि वो ऐसा आ रहा है, मेरा पर्पस है दूसरी चीज। अब ध्यान दें कि राम ने जो रीडिंग ली उसका भी एवरेज 4.3 ही आता है, लखन ने जो रीडिंग ली उसका भी एवरेज 4.3 ही आता है। तो क्या राम और लखन दोनों ने बराबर अच्छे तरीके से रीडिंग ली है? क्या दोनों ने अच्छी रीडिंग ली है? क्या दोनों ने एक जैसी रीडिंग ली है? फिलहाल तो यही लगता है, क्योंकि राम की एवरेज रीडिंग भी 4.3 है, लखन की एवरेज रीडिंग भी 4.3 है, तो दोनों की रीडिंग बराबर है? नहीं, साइंस के हिसाब से नहीं, लखन ने बड़ी गलतियां की हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एरर जरा निकाल के देखते हैं। एरर जब आप निकालेंगे तो ये 4.6 है और ये 4.3 है, यहाँ पे एरर आएगा 0.3, यहाँ पे एरर आएगा 0.0 और यहाँ भी एरर आएगा 0.3 सेंटीमीटर। और जब आप इसका एवरेज लेंगे एरर का तो 0.3 हो गया, 0.6 में 3 से भाग लगाएंगे 0.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे रीडिंग होगी 4.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये लखन की रीडिंग होगी। और लखन का परसेंटेज एरर कितना होगा? तो लखन का परसेंटेज एरर होगा 0.2 बाई 4.3 इंटू 100%। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 20 बाई 4.3% आ रहा है, ये करीब करीब 4.7% के आसपास आता है, करीब करीब। मैं कैलकुलेटर लेकर तो बैठा नहीं। तो ठीक से देखिए कि भले ही दोनों के एवरेज वैल्यू सेम आए, लेकिन इसके बावजूद राम के मुकाबले लखन ने बड़ी गलतियां की और इसलिए लखन का परसेंटेज एरर ज्यादा आया और राम का परसेंटेज एरर कम आता है। इसलिए जब आप डेटा को, जब आप रीडिंग्स को कंपेयर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एवरेज वैल्यू इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच डिसाइड्स। एरर का भी मीन होता है और परसेंटेज एरर को भी देखना चाहिए, ताकि कौन से आदमी ने कौन से तरीके से एरर्स कम आए, परसेंटेज एरर कम आए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से कि एरर क्या है, किस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, किस तरह से रिलेटिव एरर होता है, किस तरह से परसेंटेज एरर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जरा सा हम लोग अब एरर के अलजेब्रा पे ध्यान देंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा अलजेब्रा ऑफ एरर्स। और सवाल है कि ये किस तरह से हमें फायदा पहुंचाएगा अलजेब्रा ऑफ एरर्स। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और करीब करीब हर कंपटीशन में, इस एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल आते हैं, सवाल अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं। तो क्या किया जाए? अब ध्यान दीजिए, अब तो हम
एवरेज लेना समझ गया, कैसे एवरेज लें, क्यों लें एवरेज, ये भी पता चल गया। फिर एवरेज लेने के बाद क्या करना है, 10वीं क्लास तक तो आपने ये सीखा था कि बस एवरेज ले लेना है, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपने सीखा कि एवरेज लेने से काम नहीं चलेगा, एवरेज लेने से एवरेज वैल्यू ली जानी चाहिए, फिर हर एक उस एवरेज से हर एक वैल्यू को मिला मिला करके सबका एरर निकालना चाहिए, फिर एरर का एवरेज लेना चाहिए, फिर मीन वैल्यू और एरर का जो मीन है उन दोनों को एक साथ में सजा के लिखना पड़ता है। ये चीज हम लोगों ने समझी। अब अगली चीज है कि वो जो वैल्यू आया उसका हम करेंगे क्या। मान लीजिए आपके पास आया एक वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा x, ये इसका क्या करेंगे, किस काम का है, ये किस काम का है, ये क्या होगा। क्योंकि याद रखिए आगे से कोई भी रीडिंग ऐसे ही आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी रीडिंग एक्यूरेट होगी नहीं, तो आप हर रीडिंग में एवरेज लेंगे, और जब जब एवरेज लेंगे तो ये प्लस माइनस करके आएगा, यही तरीका है। तो आगे से हर रीडिंग साइंस की लेबोरेटरी में इसी प्रकार से आने जा रही है। अभी तक आप कह सकते थे कि पेंसिल की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कहेंगे। अब पेंसिल की लेंथ को 10 बार नाप करके और तब आप ये सब करके कहेंगे पेंसिल की लेंथ हुई 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ऐसे कहेंगे। तो चलिए आइए अब इस तरह की जो चीजें हैं इनको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह से हम एरर्स को कंबाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स अगला टॉपिक है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये क्या चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या चीज है? सीधी सी बात है कि जब आप जो जो क्वांटिटीज आप लेते हैं उन क्वांटिटीज में एरर्स हैं, तो जब दो क्वांटिटीज को कंबाइन करेंगे तो ये एरर्स भी एक खास तरीके से कंबाइन होने चाहिए। हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग एरर्स को कंबाइन कैसे करेंगे। वो साधारण सी चीज है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा आपका दिमाग भी नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे, बहुत आसानी से समझा दूंगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है A और एक क्वांटिटी है B, और उन दोनों को जोड़ने से बनता है Y। A और B को जोड़ने से बनता है Y, ठीक है। फिर से एक बार यहां भी ध्यान दीजिए, Y बराबर है A माइनस B। मान लीजिए कि A और B दो क्वांटिटीज हैं जिनको जोड़ने से बनता है Y और जिनको घटाने से बनता है Z। चलिए ये रहा सम, ये रहा डिफरेंस। ये तो 10वीं क्लास की बात हुई, लेबोरेटरी में ए थोड़ी मिलेगा आपको, लेबोरेटरी में ए कभी भी नहीं मिलेगा, बी कभी भी नहीं मिलेगा, लेबोरेटरी में हमेशा ए प्लस माइनस डेल्टा ए मिलेगा। इसलिए मान लीजिए कि ए में थोड़ी एरर है, होगी, और बी में भी थोड़ी एरर है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनके एरर्स की वजह से y में भी थोड़ा एरर आएगा, ठीक से देख लीजिए। अब इसको अगर आप ठीक करेंगे तो पाएंगे कि आता है a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये a प्लस बी, y तो a प्लस बी है, इसलिए y को अगर हम a प्लस बी लिखते हैं और प्लस डेल्टा y लिखते हैं तो ये a प्लस बी यहाँ से कट जाएगा, और आप देख रहे हैं डेल्टा y बराबर हो गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आपने क्या देखा, आपने सीधे सीधे देखा कि जब दो क्वांटिटीज को जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने से बनती है तीसरी क्वांटिटी। तो उन क्वांटिटी के जो एरर्स हैं, ए का एरर, बी का एरर, उनको जोड़ देंगे तो बन जाएगा उनके सम का एरर। यानी जब चीजों को जोड़े तो उनके एरर्स को भी जोड़े, सीधी सी बात है। जब ए और बी को आप जोड़ेंगे तो उनके एरर्स को भी जोड़ दीजिएगा, खत्म। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पे भी ध्यान दीजिए। उसी तरह से अगर a प्लस माइनस डेल्टा a हो और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b हो तो ये बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आएगा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ये माइनस प्लस आएगा ना, बिकॉज़ ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा z प्लस माइनस डेल्टा z
अब देख लीजिए जेड को तो इससे हम काट सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एरर्स हमेशा हम ज्यादा लेते हैं, हम हमेशा मैक्सिमम एरर के बारे में बात करते हैं। तो ये हो सकता है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। ये माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, ये भी प्लस और ये माइनस हो सकता है, लेकिन इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आपने क्या सीखा कि जब ए और बी को जोड़ें तो एरर्स को भी जोड़ें, जब ए और बी को घटाएं तो भी एरर्स को जोड़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जब आप जोड़ें या घटाएं द रिजल्ट्स को जोड़ें या घटाएं तो ऑलवेज ऐड द एरर को हमेशा जोड़ें ही, एरर को कभी मत घटा दीजिएगा। ये बेसिक फंडा आपको याद रखना है कि जब हम क्वांटिटीज को जोड़ेंगे तो उनके एरर्स को भी जोड़ेंगे, और जब क्वांटिटीज को घटाएंगे तो भी उनके एरर्स को जोड़ेंगे। आइए हम लोग इस डेरिवेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पर जो चीजें हैं उनको आप ध्यान दें। चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास एक छड़ी है, स्टिक 1, वो है 4.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर लंबी। ऐसा क्यों कर हुआ भाई? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि स्टिक 1 की लेंथ को कई बार नापा गया था, और कई बार जब आप नापेंगे तो फिर एवरेज लेंगे, फिर उसमें से एरर निकालेंगे और तब मीन एरर करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी आप एवरेज रीडिंग लेंगे तो ऐसे ही आएगा। स्टिक 2 भी एक है, उसका आता है 8.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ये रही दूसरी स्टिक। क्वेश्चन है नंबर 1 कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्टिक्स? टोटल लेंथ ऑफ स्टिक्स कितना हुआ? बहुत आसान है, टोटल लेंथ के लिए इनको जोड़ देना है। आप इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10 एंड 8 4 12 13 13.0। ठीक से देख लीजिए, मैंने यहाँ ग्रामर का ध्यान रखा है, यहाँ पर डेसिमल डिजिट 1 है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, हमने आंसर में भी एक लिखा हुआ है। प्लस माइनस एरर्स को भी जोड़ दीजिए, 0.6 सेंटीमीटर आंसर। इनको जोड़ करके ये आता है। आप देख लीजिए एरर बढ़ गया। कोई कहेगा तो आप स्टिक 1 का परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, स्टिक 2 का परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टोटल जो स्टिक आपने निकाला उसमें भी आप परसेंटेज एरर अलग से निकाल सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसको लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेंथ? उनके लेंथ का डिफरेंस कितना होगा? मतलब है कि दूसरी स्टिक पहली स्टिक से कितनी बड़ी है, घटा दीजिए इसमें से उसको। तो जब इसको आप घटाएंगे तो आएगा 4.6 और 8.4 का डिफरेंस आएगा 8 एंड 3 सेंटीमीटर। इसमें से इसको घटा दिया, लेकिन याद रखिए इसको आपने भले ही घटाया है लेकिन इसको घटाना नहीं है, तो प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर यही आपका आंसर होगा। इसलिए याद रखिए, जब चीजों को जोड़ें तो एरर्स को जोड़ें, जब चीजों को घटाएं तो भी एरर्स को जोड़ें। आसान। आगे बढ़ते हैं। हमने जोड़ घटाव देखा कि किस तरह से जोड़ और घटाव को टैकल करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस प्रकार से चीजों को देखते हैं। अब उसका डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा ही बता देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं। आइए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान दीजिए कि जब भी आप चीजों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, देन ऐड देयर रिलेटिव एरर्स। ध्यान दीजिए, रिलेटिव एरर को ऐड कर दीजिएगा, और ऐड करने के बाद टू फाइंड टोटल रिलेटिव एरर ही निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने से वाई मिलता है। तो एरर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? उसको लिखेंगे ए का एरर, रिलेटिव एरर
प्लस बी का रिलेटिव एरर प्लस सी का रिलेटिव एरर, इन तीनों रिलेटिव एरर्स को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा वाई का रिलेटिव एरर। मैं यही कह रहा हूं कि आप जिन जिन चीजों के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हुए हैं उन चीजों के रिलेटिव एरर्स को आप जोड़ दें तो आपको फाइनल रिलेटिव एरर मिल जाएगा। चलिए इसमें डी से भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाने से कुछ नहीं होता, आपको रिलेटिव एरर को ऐड नहीं करना है, आसान है, लेकिन आपको उससे फाइनल रिलेटिव एरर मिलेगा। याद रखिए कि जब चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो तो आप उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दीजिए, एरर्स को नहीं, रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दीजिए, और रिलेटिव एरर्स को ऐड करके फिर से फाइनली क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर ही मिलेगा। एक एग्जांपल के बगैर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आसान है, चलिए एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 4.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है, और इसका ब्रेथ है 2.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया निकालिए। आपको मालूम है एरिया ए बराबर होगा एल बी, ध्यान दीजिए, एरिया निकाल दीजिए, आसान है, एरिया होगा एल यानी 4.0 इंटू 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। क्या होगा ये, तो आपको आएगा 8.8, 4.0 2.2 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो हमारे आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मामला सीधा, एरिया निकल गया। लेकिन एरिया निकलने से क्या हुआ, एरर्स का क्या करेंगे, अब हम लोग एरर्स पे ध्यान दें। एरर्स के लिए फिर से लिखिए आप a बराबर एल बी, तो यहाँ लिख सकते हैं आप डेल्टा a बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा b बाई बी, जैसे आपको पहले सिखाया था, एल और बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो उनके रिलेटिव एरर्स का सम किया जाएगा। अब ठीक से देख लीजिए, डेल्टा a बाई ए का वैल्यू है 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर डेल्टा एल कितना है 0.2 बाई 4.0 प्लस 0.1 बाई 2.2। अब आप देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई 8.8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 8.8 आएगा 0.8 प्लस 2.2 इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ आसानी से। तो इसको अगर हम काट दें तो डेल्टा ए का वैल्यू आया 201.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ठीक है देख लीजिए, ये डेल्टा ए है, डेल्टा ए आया। ठीक से देखिए, पर्पस क्या था, आपने ए निकाला, आपने डेल्टा ए निकाला और आपका आंसर होगा 8.8 प्लस माइनस 1.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन एरर हो जाए, लेकिन आप उसको आप तरीके को समझने में ज्यादा जोर दें। तो इस तरह से जब चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिलेटिव एरर है ये ऐड हो जाता है। रिलेटिव एरर को ऐड करने से रिलेटिव एरर फिर से मिलता है, और इस रिलेटिव एरर में ये नीचे वाला हिस्सा मालूम होता है, डेल्टा ए निकालना होता है, डेल्टा ए को आप यहां से निकाल सकते हैं, फिर ए और प्लस माइनस डेल्टा ए करके आप आंसर दीजिए। उसी तरह से अगर आप डिवीजन करेंगे तो फिर से वही होगा। डिवीजन मान लीजिए अगर करते हैं तो डिवीजन करेंगे तो मान लीजिए कि आप डिवीजन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगला जो हम लोगों का एग्जांपल होगा डिवीजन वाला, मान लीजिए कि इस बार एरिया दे दिया 6.6 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस बार लेंथ दे दिया आपको 2.2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया दिया, लेंथ दिया, और कह रहे हैं कि ब्रेथ निकालिए। तो b बराबर आप जानते हैं कि a बाई एल होगा, a बाई एल कर दीजिए, 6.6 बाई 2.2 आंसर होगा 3.0 सेंटीमीटर। ब्रेथ निकल गया, लेकिन ब्रेथ निकलने से तो काम नहीं होगा, आपको ब्रेथ का एरर भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप डेल्टा b बाई बी
बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा एल बाई एल। याद रखिए आप मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, ये यहाँ पे तो प्लस ही होता है। अब आप भर दीजिए डेल्टा बी बाई बी के बदले 3.0, डेल्टा ए हो गया 0.2 बाई 6.6 प्लस 0.3 बाई 2.2। आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा बी बाई 3.0 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 6.6 इंटू 2.2, ये हो जाएगा 6.6 13.2 प्लस ये 2.2 6.6। आपका आंसर होगा डेल्टा बी इज इक्वल टू 8 19 बाई 6.6 इंटू 2.2 और यहाँ पे रहेगा 3। आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, 2.2 लिखते रहिए। सो डेल्टा बी को आप लिख सकते हैं 19.8 बाई 4.84। 4 चौक 16 4 25 20 करीब करीब 4 पॉइंट समथिंग ये जाना चाहिए, करीब करीब 5 के बराबर है 20। 4.2 एक ऐसे ही अंदाज लगा रहा हूं मैं, 4.2 के आसपास ये है डेल्टा बी। तो आप लिख देंगे इस तरह से, जो भी आपका एरर आता हो सकता है कैलकुलेशन का कुछ एरर रहा हो इसमें। तो ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डेल्टा बी, आप उसको सजा के लिख देंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है एरर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम चीजों को जोड़ते हैं तो उनके एरर्स ऐड हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक बार लिख लें इसको। जब आप चीजों को ऐड करेंगे तो आप उनके एरर्स को ऐड करेंगे, जब आप चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके एरर्स ऐड होंगे, जब आप चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे। और टू गिव रिलेटिव एरर ही मिलेगा, एरर नहीं मिलेगा, रिलेटिव एरर ही मिलेगा। और जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो भी रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे और रिलेटिव एरर ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो एग्जांपल किया उसमें ये चीज क्लियर हो जा रही है कि एडिशन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा। अब एक और चीज आती है, पावर का क्या करेंगे। मान लीजिए कि p बराबर है x टू द पावर 3। इसको क्या करेंगे भाई, एरर्स के फॉर्म में अगर लिखना हो तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे p बराबर x x x। इसको एरर वाले इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा x बाई x। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा p बराबर बाई p इक्वल टू 3 डेल्टा x बाई x। इसका मतलब है कि ये जो चीज है, ये जो पावर है, ये पावर आके कोफिशिएंट बन जाता है, पावर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड क्या करेंगे, जब पावर को क्या करेंगे तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सवाल आते हैं, हम लोग उन सवालों को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए p बराबर है x क्यूब y स्क्वायर बाई z टू द पावर 4। कुछ है अपना पता नहीं, जो भी है। अब कहता है if x has error of 3%, y has error of 2% and z has error of 4%, what is the percentage error of p। बहुत ही पॉपुलर सवाल, कई बार इस तरह के सवाल आते हैं। आप ठीक से देख लीजिए, x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर बाई z 4 करना है, लेकिन सब में एरर है, x में भी एरर है, y में भी एरर है, z में भी एरर है। तो इन सारी एरर्स की वजह से p में कितना एरर आएगा, इसी को तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के मुताबिक आप लिखेंगे डेल्टा p बाई p परसेंट, सीधे परसेंट निकल रहा बराबर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पावर है 3 डेल्टा x बाई x परसेंट प्लस ही रहेगा 2 डेल्टा y बाई y परसेंट प्लस 4 डेल्टा z बाई z परसेंट। आपको प्लस ही करना है, यहाँ भी प्लस होगा, ये नीचे में भी ये जो डिवीजन लग रहा है उसमें भी आपको प्लस ही करना है। तो आप इसको लिखेंगे 3 और ये x का कितना परसेंटेज एरर है 3% प्लस 2 y का कितना परसेंटेज एरर है 2% प्लस 4 इसमें कितना परसेंटेज एरर है 4%। तो हो गया इतना
तो आपको आएगा 9%, 4% प्लस 16%, आप देख सकते हैं 9 4 13 और 16 29% का एरर है जनाब। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी गलतियां 3%, 2%, 4% जैसी चीजों में छोटी छोटी एरर्स के चलते कितना बड़ा एरर आया है। तो ये मेजरमेंट का बेसिक है। मेजरमेंट करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम किसी एक क्वांटिटी का इस्तेमाल दूसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में करते हैं तो एरर्स बढ़ते हैं। हम लोग एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं। छोटा सा सवाल बहुत आसान होगा हमारा, 2 सेकंड का सवाल होगा। क्वेश्चन है कि इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज नोन with error of 1%, then what is the error, percentage error in area and percentage error in, इसको स्क्वायर कहिए, वॉल्यूम। कहता है कि एक स्फीयर के रेडियस में 1% का एरर है तो उसके एरिया में कितने का एरर होगा और उसके वॉल्यूम में कितने का एरर होगा। तो आप ए को तो आप जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है, एरिया ऑफ द स्फीयर। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो डेल्टा ए बाई ए परसेंट इज इक्वल टू, अब 4 में तो कोई एरर नहीं है, पाई पाई है उसमें कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डेल्टा आर बाई आर परसेंट, पावर आगे आगे डेल्टा आर बाई आर परसेंट। तो दो तो डेल्टा आर कितना, डेल्टा आर बाई आर 1% है, यानी 2% का यहाँ पे 2 into 1% यानी 2%। यानी ध्यान दीजिए कि अगर रेडियस में 1% का एरर आता है तो एरिया में 2% का एरर आता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4.3 पाई आर क्यूब। तो लिख सकते हैं आप डेल्टा वी बाई वी परसेंट इज इक्वल टू 4 में तो एरर आएगा नहीं, 3 में पाई में क्या एरर आएगा, फिक्स है। तो यहाँ पे आएगा 3 डेल्टा आर बाई आर परसेंट और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 1 यानी 3%। तो सीधी सी चीज है कि अगर हम रेडियस में 1% का एरर करते हैं तो एरिया में 2% का एरर होता है और वॉल्यूम में 3% का एरर होता है। ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं जिसको कि हम लोग उस एक क्लास के अंदर में कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एनसीईआरटी और अन्य जगहों से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक पे उसको कलेक्ट करके मैं एक अन्य वीडियो बना करके आपके लिए रख दूंगा। फिलहाल ये थियरी रही। तो पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एरर के बारे में पढ़ा। हम लोग अभी मैथमेटिकल बेस तैयार कर रहे हैं डिजिट्स पढ़ने का। तो उम्मीद है कि आगे भी आप इस वीडियो को पसंद करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।